हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सबका टारगेट विद गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग साइंस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो अभी हाल में रेलवे का एग्जाम होने वाला है। चाहे एएलपी वाला हो, चाहे ग्रुप डी का हो, कहीं भी साइंस अगर आएगा तो वहां से आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी वाला सेक्शन उठाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा सेल होगा। मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक से ले चल रहा हूँ जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल। अब आइए सेल के बारे में अपनी समझ को हम लोग बनाते हैं। और कहीं से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आएगा सेल टॉपिक से, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा पूरा देख लीजिएगा, इस क्लास को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, फिर आपको सेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा क्या है, सेल। तो सबसे पहला दोस्त क्वेश्चन यही से बन जाता है कि पूछ लेगा स्टडी ऑफ सेल क्या होता है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या बताएंगे आप लोग? साइटोलॉजी, मतलब कोशिका का अध्ययन क्या होता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या होता है, तो क्या ध्यान देना, साइटोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान देना, कई बार पूछेगा क्वेश्चन, तो कोशिका का अध्ययन क्या बताएंगे आप लोग? साइटोलॉजी बताएंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है ये कोशिका होती क्या है। सबसे पहली बात क्वेश्चन होती है कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका कह सकते हैं हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। मतलब सबसे अगर छोटी इकाई किसी जीव के निर्माण होने की होती है तो क्या होती है? कोशिका। क्योंकि दोस्त आप जानते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका का ही समूह, कोशिका का ही समूह क्या कहलाता है? उत्तक। और उत्तक का ही समूह क्या कहलाता है? अंगक। और अंगक का समूह क्या कहलाता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र का समूह क्या कहलाता है? शरीर। तो कह सकते हैं एक शरीर को बनने के लिए सबसे पहले क्या बना होगा? कोशिका। कोशिका से क्या बनी होगी? उत्तक। उत्तक से क्या बना होगा? अंगक। अंगक से क्या बना होगा? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बना होगा? अंग तंत्र से हमारा क्या बना होगा? शरीर। तो ध्यान देना है, तो कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? सेल। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? टिश्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्गन। ये क्या हो जाएगा? आर्गन सिस्टम। अभी हमारी ये क्या हो जाएगी? बॉडी। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब एक पूर्णतः शरीर को बढ़ने के लिए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और ध्यान देना है, तो कोशिका की अगर पूछा जाए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। यही रॉबर्ट हुक है जिन्होंने हुक नियम भी दिया था। तो ध्यान देना है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने जो कोशिका खोज की थी, ध्यान देना वो कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी, मृत कोशिका। और दूसरी पॉइंट ये बन जाता है कि किसमें किया था, तो ध्यान देना है लकड़ी का कार्क, लकड़ी का कार्क। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कैसी कोशिका खोज किया था? तो मृत कोशिका खोज की थी। किसने किया था? लकड़ी का कार्क। या कह सकते हैं दांतों में, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं तो रात में, तो दांतों में कुछ जैसे मांस के टुकड़े हो गए, मांसाहारी कोई व्यक्ति है तो मांस के टुकड़े जो फंस जाते हैं, तो उन्हीं को जब उन्होंने सुबह परीक्षण किया, देखा उसमें दांत में जो खुरचे फंसे हुए थे, उसमें देखा तो बहुत सारे से जालीनुमा संरचना बने थे। तो उसी जालीनुमा संरचना के आधार पर इन्होंने कहा कि क्या है? एक कोशिका है। पर एक ऐसी कोशिका थी, तो ध्यान देना डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तब आपके मन में आ रहा होगा कि जीवित कोशिका किसने खोज की थी, तो ध्यान देना जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटीवान ल्यूवेनहॉक। तो ध्यान देना है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटीवान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? तो जीवित कोशिका का क्या किया था? खोज किया था। तो एंटीवान जो थे, एंटीवान ल्यूवेनहॉक जो थे, ये जीवित कोशिका खोज थे। और यही ध्यान देना, एंटीवान ल्यूवेनहॉक को ही हम लोग सूक्ष्म विज्ञान के पिता भी कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान के पिता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म विज्ञान के पिता कौन है, तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक है। अब मैटर आता है कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कहाँ किया था।
तो ध्यान देना दोस्त, जीवित कोशिका खोज अगर कहा जाए तो ध्यान देना है तालाब के लार्वा में। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई तालाब है जहां पे पानी काफी दिन से इकट्ठा हो, पानी वहां पे आवागमन ना हो रहा हो, पानी स्टोर हो, तो पानी अगर आप देखेंगे वहां पे छुएंगे ना तो हल्का चिकना टाइप हो जाता है। तो जो मच्छर होते हैं तो वही मच्छर के ऊपर वाले लार्वा जो बन जाते हैं तो वही कहा जाता है तालाब के पानी के लार्वा या मच्छर के लार्वा। उन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। तो दोस्त अभी तक हमने दो छोटी छोटी बात किया कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। जबकि वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिसके जो सूक्ष्म विज्ञान के पिता हैं, और कहाँ किए थे, तो तालाब के लार्वा में। अब इसके अलावा आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं। अब ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिका के बारे में, कोशिका का आकार, तो ध्यान दीजिएगा इसका आकार कितना होता है 10⁻⁻6 माइक्रोन। तो ध्यान देना है, अगर कोशिका का आकार पूछे 10⁻⁻6 माइक्रोन, मतलब कह सकते हैं कोई एक छोटा सा टुकड़ा हो उसके 10 लाख भाग कर दीजिए, तो जो एक हिस्सा होता है वही छोटा सा हिस्सा जो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ध्यान देना है कोशिका कहलाता है। तो कोशिका का आकार कितना होता है 10⁻⁻6 होता है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ध्यान देना है, सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछा जाए तो क्या है, शुतुरमुर्ग का क्या है, अंडा है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात करेंगे तो ध्यान देना हमारा क्या होता है, इसे बोलते हैं एग सेल या अंड कोशिका बोलते हैं, अंड कोशिका। अगर यही पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें आप समझ सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पर्म, स्पर्म या शुक्राणु बोलते हैं। यही से क्वेश्चन और पढ़ सकता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर आपसे बात करता है तो ध्यान दीजिए कौन सा है, न्यूरॉन। आप ये सोचिएगा कि न्यूरॉन के द्वारा ही संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो पूरे शरीर में न्यूरॉन फैले हुए हैं, तो कहा जाता है न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे अगर पूछा जाए बड़ी कोशिका शरीर की कौन सी होती है, अंड कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु। अब पर यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानो में नहीं, बस ऐसे ही, सबसे छोटी कोशिका, तो ध्यान देना है, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो ध्यान देना कौन सा है, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, माइकोप्लाज्म है। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ लिया जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। अगर मानव शरीर की बात करता है तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होगी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, एक सेल हो जाएगी, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, स्पर्म हो जाएगी। तो कहीं कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमको ये समझना है कि वास्तव में कोशिका होती क्या है, और कोशिका होती क्या है, अगर उसके बारे में समझना है, इसके लिए हमको सबसे पहले ही ये समझना पड़ेगा कि कोशिका सिद्धांत क्या है, क्योंकि उसी कोशिका सिद्धांत को समझते समय हम लोग वो सभी बातों को समझ पाएंगे कि कोशिका की क्या क्वालिटी होती है। तो आइए दोस्त, हम लोग अपना टॉपिक बनाते हैं द सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। अब ये होता है कि जो दोस्त द सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, तो सबसे पहले होता है किसने से दिया था, तो ध्यान देना है इसके 3 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडेन एवं स्वान,
तो ध्यान देना है, इसका तो प्रतिपादन स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, पर आपसे पूछिए इसे कंप्लीट किसने किया था, पूर्ण किसने किया था। इसमें एक तीसरे वैज्ञानिक और आ जाते हैं जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। अगर आपसे पूछा जाए कि कोस्टा सिद्धांत पूरा किसने किया था, तो रूडोल्फ विर्चो ने किया था, जबकि प्रारंभ किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान। अब ये होता है कि ये वैज्ञानिकों ने क्या क्या बात बताई, तो ध्यान दो। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताया, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या बताया कि कोशिका हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। हमने आपको पहले एक पॉइंट बताया था कि कोशिका से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यू से मिलकर आर्गन बना है, आर्गन से मिलकर आर्गन सिस्टम बना है, और आर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरी क्या बनी है, शरीर बनी है। ठीक है दोस्त, इसी तरीके से उन्होंने बताया कोशिका हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया, कोशिका किसी भी सजीव की क्रियात्मक एवं जननात्मक इकाई है। तो ध्यान देना है, कोशिका किसी भी सजीव की क्रियात्मक एवं जननात्मक इकाई है, या कह सकते हैं कि मतलब ये फंक्शनल एंड क्या कह सकते हैं, एक तो क्या करता है, फंक्शन करता है, पूरे शरीर के क्रियात्मक करता है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल, पूरे शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। अब ये बातें कैसे समझेंगे, तो कोशिका हमारे शरीर की ध्यान देना क्रियात्मक एवं जननात्मक इकाई है, एवं संरचनात्मक इकाई है। तो ध्यान देना, इसके अंदर 3 पॉइंट समाहित हुए हैं। ये पहली बात तो क्रिया भी कराता है, दूसरी बात ये क्या कराता है, पूरे शरीर का निर्माण भी करता है, और उसके साथ साथ ध्यान देना है, एक पीढ़ी से जब भी कोई नए जीव का बनाना होगा, तो नए जीव को बनाने का भी काम कौन करता है, कोशिका करती है। अब ये बात आती है, इसे क्रियात्मक क्यों कहते हैं, जननात्मक क्यों कहते हैं, सृजनात्मक क्यों कहते हैं। तो देखना है, यह देखेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए हमारी एक कोशिका है, तो कोशिका जो सबसे पहली लेयर होती है, हम लोग सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब इसी कोशिका झिल्ली में ध्यान दीजिए क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, और इसी में बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखिए कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे यहीं पर एक पाया जाता है दोहरी झिल्ली युक्त, जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकांड्रिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो द्रव भरे होते हैं उन्हें हम लोग एक नाम जानते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कोशाद्रव। और ऐसे ही यहाँ जो द्रव भरे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। अब ध्यान देना दोस्त, अगर आपसे मैं बात करूं तो जो ये माइटोकांड्रिया होती है ना, तो माइटोकांड्रिया करती क्या है, यह ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा निर्माण करती है। जब यह एक ग्लूकोज के अणु को विखंडन करती है तो 38 एटीपी का ऊर्जा निर्माण करती है, और उन्हीं ऊर्जा के माध्यम से तो ही हम लोग बोल पा रहे हैं, मैं लिख पा रहा हूं, आप हमें देख पा रहे हैं। तो जो भी एक्शन आप कर पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, वो किसके माध्यम से कर रहे हैं, ऊर्जा के माध्यम से। और उस ऊर्जा को बनाने का काम कौन करता है, माइटोकांड्रिया करता है। अब माइटोकांड्रिया किसके अंदर है, एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला क्या है, कोशिकांग है। तो क्या हमें बोल सकते हैं कि जो क्रियात्मक कर रहे हैं, जो भी जीव, कोई भी प्राणी कोई भी काम कर रहा है, तो किस माध्यम से कर रहा है, ऊर्जा के माध्यम से। और ऊर्जा बन कहाँ रहा है, तो ऊर्जा बता सकते हैं कि सर माइटोकांड्रिया बन रहा है। अब माइटोकांड्रिया है कहाँ, तो माइटोकांड्रिया एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला छोटा सा क्या है, कोशिकांग है। तो क्या बात आपको समझ पाए होंगे, इसे क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो क्रियात्मक इकाई कहने के पीछे है क्योंकि ये शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरी बात दोस्त, आप देखेंगे कि हम जो द्रव पाए जाते हैं उसे मैंने कहा कोशा द्रव कहते हैं। अब इसको हम लोग जो केंद्र में पाया जाता है उसे हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। तो जब ये कोशा द्रव केंद्रक द्रव दोनों जब मिलते हैं ना, इन्हीं से एक पदार्थ बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव, या तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब यही प्रोटोप्लाज्म ध्यान देना है पदार्थ का निर्माण करता है।
पदार्थ का निर्माण। तो ध्यान देना है कि यही जो जीव द्रव्य होता है शरीर में क्या करता है, मतलब पूरी जीव के अंदर पदार्थ निर्माण करता है। अब देखिए पदार्थ भी कहाँ बन रही है, कोशिका के अंदर। अब देखिएगा जब भी आपका निर्माण हुआ होगा तो आपका क्या होगा, एक छोटा सा पहले सेल आया होगा और वही सेल धीरे धीरे विकसित हुआ होगा। तो जो आपकी इतनी बड़ी आकार है उस आकार को भी बनाने में किसका योगदान है, कह सकते हैं इस कोशिका का। तो बात समझिएगा। तो आपसे पूछा जाए कि केंद्रक द्रव जो कोषा द्रव मिलता है तो उससे बनता है जीव द्रव्य। अब यही जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब यही प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, पदार्थ का निर्माण करता है जिससे एक शरीर का क्या हो जाता है, विकास। देखिएगा अब पेड़ पौधों का आकार बहुत बड़ा होता है, हाथी का आकार बहुत बड़ा होता है, उससे बड़ा जो आकार हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, जीव द्रव्य के माध्यम से। और जीव द्रव्य कैसे बन रहा है, तो कोषा द्रव और केंद्रक द्रव के मिलने से। ये हमारे शरीर में क्या करता है, पदार्थ निर्माण कर रहा है जिससे हमारा आकार बड़ा हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो संरचनात्मक इकाई कहने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्योंकि हमारी संरचना का जो विकास हो पाता है वो कोशिका के माध्यम से हो पाता है। तीसरी पॉइंट इन्होंने क्या कहा, ये जननात्मक इकाई है। जननात्मक इकाई का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना है जब भी कोई कोशिका बनेगी, जब भी कोई नई कोशिका बनेगी तो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनेगी। कहने मतलब जैसे मान लीजिएगा कोई एक कोशिका है, इससे जब भी कोई ये कोशिका बनेगी तो इससे भी कोई कोशिका बनेगी। तो ध्यान देना ये जो नई कोशिका है इसके लिए पूर्ववर्ती कोशिका हो जाएगी। अब ये अगर मान लीजिए नई है तो इसके लिए पूर्ववर्ती कोशिका हो जाएगी। तो कह सकते हैं प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका मतलब अपने पहले वाली कोशिका से विभाजन होकर बनी होगी। तो मतलब देख रहे हैं कि जब वही कोशिका तो आगे चलकर पूरी एक शरीर का निर्माण कर रही है। तो कह सकते हैं जो किसी जीव का जो निर्माण कर रहा है, तो जीव के निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो जीव के पीछे निर्माण करने का उद्देश्य क्या है, कोशिका है। अब कोशिका से ही किसी नए जीव का निर्माण हो रहा है तो हम कह सकते हैं ना ये कोशिका हमारे शरीर की जननात्मक इकाई भी है। मतलब आगे की पीढ़ी को ले जाने में किसका, नए पीढ़ी को बनाने में किसका योगदान है, इसी कोशिका का है। तो दोस्तों कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि हमने कोशिका को क्यों क्रियात्मक, जननात्मक या संरचनात्मक इकाई कहा। बात क्लियर है। इसी में इन्होंने तीसरा पॉइंट भी कहा। तीसरा पॉइंट क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो कोशिका के अंदर जब तक कोशिकाओं के अंदर रासायनिक अपक्रियाएं होती रहेंगी, जब तक कोशिकाओं के अंदर रासायनिक अपक्रियाएं होती रहेंगी तभी तक कोशिका जीवित रहेंगी, नहीं तो कोशिकाएं मृत्यु हो जाएंगी। कोशिकाओं की क्या हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी, या तो वह प्राणी ही समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि जब तक कोशिकाओं के अंदर रासायनिक क्रिया होती रहेंगी। कहने मतलब बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38 एटीपी का ऊर्जा बन रहा है तो रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से बन रहा है। और जब रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से बन रहा है, अगर ये रासायनिक अपक्रिया होना बंद हो जाएगा तो शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं बनेगी, तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे कोशिकाएं मर जाएंगे और धीरे धीरे सभी जीवों का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो किसी भी प्राणी को अगर जीवित रहना है तो उसके अंदर हमेशा रासायनिक क्रियाएं होती रहनी चाहिए। जब तक रासायनिक क्रियाएं होती रहेंगी तब तक वह कोशिकाएं जीवित रहेंगी। जैसे रासायनिक क्रियाएं होनी बंद हो जाएंगी वो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी। तो बात समझ पा रहे होंगे। तो जब तक कोशिकाओं अंदर रासायनिक क्रियाएं होती रहेंगी तब तक वो कोशिकाएं जीवित रहेगी, अन्यथा वो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी। तभी तक आप ये बात समझ पाए तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका किसी भी सजीव की क्रियात्मक, जननात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक कोशिकाएं तब तक जीवित रहेंगी जब तक उनके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती रहेंगी, तब तक वो कोशिकाएं क्या रहेंगी दोस्त, जीवित रहेंगी। तो यही बताया गया था 10 सेल थ्योरी में स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो ने मिलकर यही बातें आपको समझाया था। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गया होगा कि कोशिका अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब थोड़ी सी बात आपको और समझाते हैं, अब फिर आएंगे इनके भागों पे, इनके भाग में क्या क्या है। अब देखिएगा, जैसे आप समझिएगा, मेल एंड फीमेल, मतलब कह सकते हैं नर एवं मादा। अब ध्यान दीजिएगा, जो नर होता है, नर में जो जननांग अंग होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। जबकि महिलाओं में जो जननांग अंग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब इन्हीं वृषण से जो निकलता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु बोल दीजिए या स्पर्म बोल दीजिए। और अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु, जिसे हम लोग ध्यान देना है एक सेल कहते हैं। यही शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो ध्यान देना है ये होते हैं 2n मतलब 2 गुणित होते हैं। तो ये हमेशा अर्धसूत्री में विभाजन होता है। क्या होता है,
अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ से आधा या यहाँ से आता है, आधा या यहाँ से आता है, ये दोनों मिल जाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं क्या 2n, जिससे हम लोग क्या कहते हैं युग्मनज। ध्यान देना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं युग्मनज बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग जाइगोट। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब कोई नर सेल अगर अलग है तो उसे हम लोग युग्मक बोलते हैं। जब नर सेल सिर्फ है या फिर या मादा सेल है तो उसे सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं युग्मक बोलते हैं। जब नर सेल और मादा सेल दोनों मिल जाते हैं उसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं या जाइगोट बोलते हैं। अब आप बताओ, ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट 5 से 6 दिन में 5 से 6 दिन में लगभग कह सकते हैं 150 से 180 सेल का निर्माण कर देता है। 180 सेल का ये फॉर्मेशन कर देता है। जो हमारा ये कोशिका होती है, जो शुक्राणु अंडाणु जब दोनों मिलते हैं तो लगभग 5 से 6 दिन के अंदर लगभग 150 से 180 सेल का निर्माण कर देते हैं। और जो 150 से 180 सेल का निर्माण कर देते हैं दोस्त, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग स्टेम सेल के नाम जानते हैं। किस सेल के नाम जानते हैं? स्टेम सेल। और यह स्टेम सेल आपको बताऊं, बड़ी ताज्जुब की बात होगी, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं आपको। अगर इस स्टेम सेल को बाबू, अगर इनको मैं निकाल कर अलग अलग परख नली में अगर रख दिया जाए तो कम से कम 150 बच्चे एक ही प्रकार के हूबहू तैयार किए जा सकते हैं। इसमें इतनी क्षमता होती है कि पूरी एक जीव को बना सकते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं जो 5 से 6 दिन के सेल होते हैं, ये पूरी शरीर का निर्माण कर सकते हैं। और ध्यान देना है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बायो बीमा लाया है। बायो बीमा, बायो बीमा क्या होता है? अब जरा सोचिएगा, अगर इस स्टेम सेल को हम प्राप्त कर लें, अगर इस स्टेम सेल को अगर हम लोग सोचिए स्टेम सेल से पूरी शरीर को बना सकते हैं, तो अगर इन स्टेम सेल को अगर हम लोग सुरक्षित करके रखवा दें तो क्या कोई एक अंग का निर्माण नहीं कर पाएगा? आसानी से किसी एक अंग का निर्माण कर पाता है। तो ध्यान देना है, इन्हीं स्टेम सेल को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बायो बीमा कहते हैं। यह बायो बीमा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिएगा कि अगर भविष्य में आपका हृदय हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो, कोई भी अगर अंग खराब हो जाता है तो यह स्टेम सेल के माध्यम से उन अंगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इतना पावरफुल होता है, मतलब आपको पूरे शरीर को जब बना सकता है तो इंडिविजुअली एक अंग को बना सकता है, तो आपको किसी भी व्यक्ति से कोई भी अंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना ही खुद का हट बन के फिर से लग जाएगा। मतलब ऐसी जरूरत पड़े ना, पर अगर ऐसा होता है तो आपके पास ये सुविधा होगी। पर अब आपके पास ये समस्या आती है कि सर ये जो एक सेल है, जो 5 से 6 दिन का स्टेम सेल है, इसे प्राप्त कैसे करेंगे? अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई भी महिला गर्भवती होती है, अगर समझिएगा, अगर 2 महीने के अगर 2 महीने के अंदर इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर गर्भपात किसी महिला करवाते हैं तो कानूनन आप अपराध है, आपको पता है। अगर किसी भी महिला को जबरदस्ती अगर गर्भपात उसका करवाते हैं इस स्टेम सेल को प्राप्त करने के लिए, तो क्या है, कानूनन अपराध है। अब इसको प्राप्त कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है। तो पहली बात तो हम लोग गर्भपात करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसे माता को भी बहुत ही समस्याएं होती है। और प्लस अगर भाई जब एक सेल ही खराब हो जाएगा तो बच्चा बनेगा ही नहीं, तो बीमा किसका करवाएगा? बायो बीमा तो बच्चों के लिए करवा रहे हैं। तब इसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभिक समय निकाल नहीं सकते हैं। तो फिर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो ध्यान देना है, बच्चे और माँ के बीच में जो जुड़ाव होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से, या इसे अपरा बोलते हैं। तो इस प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से ही बच्चे के अंदर, ध्यान दीजिएगा, भोजन स्थानांतरण होता है। मतलब माँ जो भी कुछ खाती पीती है तो खाने पीने के बाद यह भोजन बच्चे के अंदर चला जाता है पाचन होने के बाद। और जब पाचन होने के बाद अंदर चला जाता है उसी प्लेसेंटा के माध्यम से, और जब प्लेसेंटा के माध्यम से चला जाता है तो ध्यान देना है, यह स्टेम सेल भी उसी प्लेसेंटा में सुरक्षित पड़े रहते हैं। अपरानाल में उसे सुरक्षित पड़े रहते हैं। और जब उसे सुरक्षित पड़े रहते हैं तो जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो डॉक्टर उसे नाड़ी को काट के, जिसे बोलते हैं अपरानाल, उसे काट के फेंक देती है। और नहीं, उसी में से आप स्टेम सेल बाहर सुरक्षित आराम से प्राप्त कर सकते हैं और उसका बायो बीमा करवा लेंगे। और जब बायो बीमा करवा लेंगे, अगर भविष्य में आपको किसी भी अंग कोई भी खराब हो जा रहा है, किसी प्रकार कोई समस्या हो जा रही है, तो आप वहां से अपना ही स्वयं का हार्ट, स्वयं का किडनी बनवा सकते हैं दोस्त। तो ये बायो बीमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाई नजरिए से भी है, और प्लस जो भी अभिभावक हैं, जो उनको लगता है, जो जिनके पास क्षमता ठीक ठाक है, तो बायो बीमा करवा सकते हैं, क्योंकि इसका ठीक ठाक का एक अच्छा खासा पैसा भी लगता है बायो बीमा का, क्योंकि आपके इस सेल को 25 से 30 साल तक सुरक्षित रखा जाता है। तो एक कठिन प्रक्रिया है, पर ये बहुत अच्छा पहल है।
क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा है अंग जो हमारा ऑर्गन डोनेट की जो समस्या चल रही है बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं क्राइम भी हमारे क्या हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अपराध भी हो रहे हैं। तो अपराध को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक पहल है जिससे हर कोई अपना सकता है दोस्त। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई, तो ध्यान देना है यही यूनिट जब आगे चलते हैं ये क्या बनाएंगे, एम्ब्रॉय बनाएंगे। अब यही एम्ब्रॉय आगे चलकर ये क्या करेंगे, 9th मंथ के अंदर एक क्या करेंगे, एक चाइल्ड को क्या करेंगे, बॉर्न करेंगे। तो ध्यान देना है 9 महीने के बच्चे अंदर एक बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे समझाना था आपको बायो बीमा, तो आपको बायो बीमा बातें समझ में आ गई होगी कि बायो बीमा क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखेंगे दोस्त, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने आपको जो पढ़ाया उसके बाद रिवीजन कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया है। तो कोशिका की मैंने आपको एक बेसिक परिचय दे दिया कि कोशिका में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे क्या होता है। इसके साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो इसके आगे के जो सेशन होंगे, जिससे कोशिका के जो भाग होंगे, इसमें हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने वाले होंगे, फिर उसके कोशिका भित्ति को पढ़ने वाले होंगे। इसके साथ साथ हम लोग फिर उसके अंदर चलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, लवक क्या होता है, रिक्तियां क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अंतःप्रदर्भ जालिका क्या होती है, राइबोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, इन सभी के बारे में विधिवत पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए, इसलिए इस क्लास को यही एंड कर रहे हैं दोस्त। नोट्स अपना अच्छे से बनाते जाइएगा। अब आपके रेलवे में कहीं भी अगर साइंस जहां भी आता है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बायोलॉजी में आपको कोई समस्या नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है दोस्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।